हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दुशहरा टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से इसको सेलिब्रेट कीजिएगा। आज के दिन आप देख सकते हैं दुशहरा क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि रावण का वध किया गया था श्री रामचंद्र जी के द्वारा। और अच्छाई की बुराई पर जीत ये दर्शाती है। ठीक है, तो कोई भी बुराई है उसका जो अंत रहता है, ठीक है, तो हमेशा जो है अच्छाई की ही जीत मानी जाती है एट द एंड ऑफ द डे। इसी के साथ साथ हम आज का जो लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसको सेलिब्रेट कीजिएगा और साथ साथ पढ़िएगा भी। ठीक है, तो पढ़ाई को पीछे बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्लियर? फेस्टिवल अपनी जगह और स्टडी अपनी जगह, तो दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों को अलग अलग रखना है। ठीक है, इन्जॉय भी कीजिए। तो पहले आप स्टडी कर लीजिए, उसके बाद पूरा दिन इन्जॉय कीजिए। ओके, तो आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर डे की बात की जा रही है। ये 14 अक्टूबर का यानी कि कल का डे है वर्ल्ड साइट डे, यानी कि हमारी आईज से रिलेटेड। ठीक है, कैसे हमने इसको प्रोटेक्ट करना है, कैसे मतलब जो हार्म करती हैं चीज़ें हमारी आईज को, तो कैसे उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्पेशली वर्ल्ड साइट डे इसी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। हमेशा 14 अक्टूबर को ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। 14 अक्टूबर इस साल आया है बिकॉज अक्टूबर मंथ के जो सेकेंड थर्सडे है, ठीक है, तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल ये जो आया 14 अक्टूबर को आया है। एम क्या है इसका कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना अबाउट जो विज़न इम्पेयरमेंट है। ठीक है, विज़न इम्पेयरमेंट यानी कि हमने अपनी जो आइज़ है उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, अगर आई साइड वीक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अगर वीक हो गई तो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो थीम क्या है कि लव योर आइज़, अपनी आइज़ से क्या करें, प्यार करें। ओके, तो आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे ही उनको इतनी इतनी मोटी स्पेक्स लग रखी है। ठीक है, तो छोटे बच्चे जो हैं वो आजकल इतना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, गेमिंग देखते हैं, वीडियोस वगैरह। ठीक है, उससे क्या रहता है, आई साइड की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पेरेंट्स को होना चाहिए कि बच्चों को मोबाइल ना दें, ताकि ये जो कंडीशन है वो इन फ्यूचर में ना देखने को मिले। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर होंगी। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे ये भी 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। इसका मतलब क्या रहता है कि हमने जो रिसोर्सेज है हमारे उसको कैसे सस्टेन करके रखना है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का तो आपको पता ही है। ठीक है, टोटल हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ठीक है, ताकि आने वाली जो जनरेशन उनके लिए हम क्या कर सके, सस्टेन करके रख सके। ठीक है, ताकि वो भी रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए। जैसे वाटर है, वाटर को हम क्या करें, सेव करें। ये ना हो कि आने वाली जनरेशन के लिए पानी बचे ही ना। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं, तो हमने रिसोर्सेज को कैसे सेव करके रखना है इन फ्यूचर के लिए। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 14 अक्टूबर को 2021 में ये सेलिब्रेट किया गया, यानी कि इस साल। एम क्या है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि कैसे हमने चीज़ों को रेगुलेट करना है। ठीक है, रेगुलेटर्स, इंडस्ट्री या कंज्यूमर्स जो हैं, ठीक है, तो इम्पोर्टेंस उनको पता चलनी चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन की, जो ग्लोबल इकोनॉमी है। ओके, थीम क्या है इसकी, इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, शेयर विजन फॉर द बेटर वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थीम है, तो इजी रहेगी क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, ताकि हम अपने जो वर्ल्ड है, जो हमारा वर्ल्ड है, उसको हम बेटर बना सके सस्टेन करके चीज़ों को। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जो हैं ये पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, हाल ही में इनकी डेथ हुई है। तो इनको क्या बोला जाता था पाकिस्तान में, फादर ऑफ द एटम बॉम्ब बोला जाता था। ठीक है, तो रिसेंटली इनकी डेथ हुई, पाकिस्तान के थे ये। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर वेपन्स जो बनाए गए इनके द्वारा बनाए गए। क्लियर? तो उसके अलावा जो है पाकिस्तान एंड इक्वल ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री भी क्या है, न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, तो पाकिस्तान भी आप देख सकते हैं हमारी कंट्री के इक्वल ही है। ठीक है, ड्यू टू दिस अगर देखिए तो पाकिस्तान एज द फादर ऑफ द कंट्रीज एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर हीरो, तो इनको क्या रिकॉग्नाइज किया जाता था पाकिस्तान में, न्यूक्लियर हीरो। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिटिसाइज काफ़ी किया गया था इनको, ऐसे जब न्यूक्लियर जो चीज़ें बनाई गई थी, ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर प्लोरीफिरेटर, ठीक है, ऑफ ऑल टाइम। क्लियर?
तो ड्यू टू इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा 1998 में पाकिस्तान में जो कंडक्ट किया गया सबसे पहले जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इनके द्वारा किया गया, ठीक है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के द्वारा इनको फिर टाइटल भी दिया गया निशाने इम्तियाज़, यानी कि ऑर्डर ऑफ एक्साइलेंस। पाकिस्तान का ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ठीक है। जैसे हमारी कंट्री में हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न, ठीक है। तो भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया यूपीएससी प्रीलिम्स में, क्लियर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत रत्न जो है 1954 में, ठीक है, और पद्म भूषण जो पद्म अवार्ड्स हैं, ठीक है, ये बताइएगा कि कौन से ईयर में इनको किया गया, ठीक है। तो 1954 में भारत रत्न और पद्म जो अवार्ड्स हैं वो बताइएगा कब इंस्टीट्यूट किए गए ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होंगी चीज़ें। इसके अलावा अगर बात करें मई 1974 में इंडिया में कंडक्ट किया गया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, कहाँ पे, पोखरान, ठीक है। इसके ऊपर तो मूवी भी बनी है, ठीक है। तो जब न्यूक्लियर टेस्ट किया गया हमारी कंट्री में 1974 में पोखरान में, तो इसको क्या नाम दिया गया, स्माइलिंग बुद्धा करके नाम दिया गया। फिर 1998 में 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए, ठीक है। तो ये पोखरान सेकंड, यानी कि पोखरान की सीरीज जो थी उसको आगे लेके चला गया, तो पोखरान सेकंड इसको नाम दिया गया। तो इसको क्या बोला गया, ऑपरेशन शक्ति भी बोला गया, ठीक है। तो इन टेस्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट किए गए 5, तो उसको ऑपरेशन शक्ति जो ऑपरेशन शक्ति कह के रिकॉग्नाइज किया गया। 2003 की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है, तो इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया गया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, ठीक है, नो फर्स्ट यूज़। इसका मतलब क्या रहता है, जब तक कोई और कंट्री, ठीक है, अगर वो हमला नहीं करेगी तब तक हम किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी लेके चली, ठीक है। तो इंडिया के द्वारा ये अडॉप्ट कर ली गई। तो इंडिया जो है विल यूज़ न्यूक्लियर वेपन ओनली रिटेलिएशन अगेंस्ट अ न्यूक्लियर अटैक। अगर हमारी कंट्री पे कोई अटैक करेगा फिर हम ये न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो यूज़ करेंगे उस कंट्री के ऊपर, ठीक है, अदरवाइज़ हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये 2003 में इंडिया के द्वारा ये जो है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो नो फर्स्ट यूज़ की जो पॉलिसी है ये अडॉप्ट की गई, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया के द्वारा अगर देखें तो 156 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, ठीक है। अगर देखें 2021 से कंपेयर करें, ठीक है, तो 150 जो थे लास्ट ईयर थे, तो अभी कितने हैं 156, यानी कि 6 और ऐड किए गए हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान की बात करें, हमारा जो पड़ोसी देश है, तो उसके पास 165 वॉरहेड्स हैं, ठीक है। तो 2020 में कितने थे इसके पास, 160, ठीक है। अपनी कैपेबिलिटीज़ जो हैं ये बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारी कंट्री भी और हमारे जो पड़ोसी देश है वो भी। पाकिस्तान जो है इसने ये जो हमने पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की, तो पाकिस्तान ने नहीं कर रखी है, ठीक है, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो ये याद रखिएगा, हमारी कंट्री के द्वारा ये अडॉप्ट की गई है बट पाकिस्तान के द्वारा नहीं की गई, क्लियर। तो अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स कौन कौन सी कंट्रीज़ के पास है, सबसे ज़्यादा है रशिया और यूएसए के पास, ठीक है। हमारी कंट्री भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया के पास कितने हैं, अब तो 156 है, ठीक है। तो पाकिस्तान के पास कितने हैं, 1 जो है 65 है, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारी कंट्री के पास भी है, तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, रशिया, यूएसए, फिर चाइना, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, इजराइल है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट जो बात की जा रही है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट जो सर्वे अभी देखने को मिला 2021 का, क्वार्टरली अगर देखें तो अप्रैल टू जून मंथ का देखने को मिला। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है, जिसका नाम है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, ठीक है। इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली लोगों को, इतनी जॉब्स नहीं मिली जितनी कि यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। तो इसमें शो क्या कर रखा है कि 29% एम्प्लॉयमेंट जो है 9 सेक्टर्स में दी गई ड्यूरिंग जो कोविड-19 का ड्यूरेशन था, अप्रैल जून 2021 में, ठीक है। तो बेस ईयर इसमें काउंट किया गया 2013-14, तो 6th इकोनॉमिक सेंसस के हिसाब से ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। बात करते हैं कि जो फीमेल वर्कर्स हैं, ठीक है, उनका शेयर काफ़ी डिक्लाइन हुआ है अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें। 31% जो है 6th इकोनॉमिक सेंसस 2013, ठीक है। 29% जो रहा 2021 में, ठीक है। तो 2013 में कितना है 31% एंड 2021 में 29%, तो 2% इसमें डिक्लाइन हुआ है फीमेल वर्कर्स का, ठीक है।
तो बात करते हैं 9 सेक्टर्स जो हैं, उसमें से जो 7 सेक्टर्स हैं वो काफ़ी ग्रो हुए हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो उसमें से ओनली 2 सेक्टर्स देखे तो जैसे ट्रेड, अकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट्स जो हैं, इसमें काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि कोविड की ड्यूरेशन में सारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स जो थे वो बंद कर दिए गए थे, क्लोज़ कर दिए गए थे। उसके कारण जो एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वो काफ़ी डिक्लाइन हुई, ठीक है, लोगों की जॉब चली गई उसके चलते। बात करें आईटी सेक्टर की, ठीक है, तो उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली 152% ड्यूरिंग, अगर बात करें 2013 से 2021 तक। अगर बात करें 1998 से 2021 तक का, तो एब्सोल्यूट इंक्रीज़ हुआ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये इस सर्वे के हिसाब से बोला गया, ठीक है, बट लोगों की जॉब बहुत ज़्यादा गई, लोग मतलब बेरोज़गार हुए। अगर 1998 की बात करें, फोर्थ जो इकोनॉमिक जो सेंसस है, ठीक है, तो हाईएस्ट ग्रोथ देखने को मिली एम्प्लॉयमेंट की 38% 2005 से 2013 तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सामने है डाटा, तो आप इसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज जो वर्क फोर्स है, ठीक है, तो कितनी है वो 30.8 मिलियन, तो 29% मोर देन है, ठीक है। 29% अगर देखें तो कितनी है 2013 टू 14 इकोनॉमिक सेंसस के हिसाब से। अप्रैल जून जो है यानी कि क्वार्टरली जो एम्प्लॉयमेंट सर्वे किया गया, फीमेल का शेयर आप देख सकते हैं 29%। बात करें जो ये इंडिकेटर्स है यानी कि सेक्टर्स जो हैं, ये जो टोटल जो है आईटी, हेल्थ, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल सर्विस, ट्रेड, रेस्टोरेंट एंड एकोमोडेशन, ठीक है। तो ये सारे जो हैं सेक्टर्स इसी के बेस पे ये सारी चीज़ें देखने को मिली। आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली एम्प्लॉयमेंट की 152%, सबसे कम देखने को मिली रेस्टोरेंट एंड एकोमोडेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडेक्स है 2021 का, ये अभी रिलीज़ किया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है। तो रिसेंटली ही ग्लोबल मल्टी डायमेंशन यानी कि बहुत लार्ज स्तर पे जो गरीबी है, ठीक है, उसको काउंट किया गया। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है 2021 का, इसको रिलीज़ किसके द्वारा किया गया है, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जो रिलीज़ किया गया है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है 2021, किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड किसके साथ मिलके, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव है उसके साथ मिलके, दोनों के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है। इंडेक्स की अगर बात करें, इसमें जो डाटा जो है कंसिडर किया गया है टोटल कंट्रीज़ का, 109 कंट्रीज़ का, उसमें से 5.9 बिलियन पीपल्स को एनालाइज किया गया है रिलेटेड टू पॉवर्टी। उसमें अगर देखें 1.3 बिलियन पीपल जो हैं वो मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डाटा है, ह्यूज संख्या आप देख सकते हैं। अगर बात करें अबाउट हाफ यानी कि 644 मिलियन कितने हैं चिल्ड्रन ही हैं अंडर, जो यानी कि 18 साल से जिनकी कम एज है, ठीक है, तो वो बच्चे हैं 644 मिलियन जो गरीबी रेखा में है। नियरली 85% जो है ये सब सहारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में और साउथ एशिया में है, ठीक है। तो सब सहारा अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है 556 मिलियन है, और साउथ एशिया में यानी कि हमारी कंट्री भी उसमें इंक्लूडेड है साउथ एशिया में, ठीक है, तो 532 मिलियंस वहाँ पे देखने को मिलते हैं। मोर देन 67% जो है वो मिडल इनकम कंट्रीज़ में लोग जो हैं वो पॉवर्टी के शिकार हैं। कुछ जो कंट्रीज़ है फास्टेस्ट एब्सोल्यूट रिडक्शन देखने को मिला किसका, पुअरेस्ट रीजन जो है स्पेशली जो नो वन बिहाइंड अगर देखें तो नॉर्थ सेंट्रल इन लाइब्रिया, ठीक है, तो एंड प्रोविंस जो नेपाल में है। वर्ल्ड वाइड अगर देखें 2/3 मल्टी डायमेंशनल पुअर जो लोग देखने को मिलते हैं 836 मिलियन, ठीक है, जो रहते हैं घरों में, ओके। और जो वुमेन्स हैं या गर्ल्स हैं एटलीस्ट यानी कि 6 ईयर्स से वो स्कूल नहीं गई हैं इसके चलते, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कंडीशन, 6 ईयर्स हो चुके हैं वुमेन्स या गर्ल्स को स्कूल गए हुए, ठीक है। तो जो गरीबी है वो आप देख सकते हैं कि किस लेवल पर है, ठीक है। अगर बात करें 10 इंडिकेटर्स इसमें काउंट किए गए हैं, 3 डायमेंशंस हैं पॉवर्टी के। 3 डायमेंशंस पहले देखें, वो है हेल्थ है, ठीक है। हेल्थ अगर अच्छी होगी तो एजुकेशन हम
ग्रहण कर पाएंगे, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, एजुकेशन भी प्रॉपर तरीके से हमें नहीं मिल पाएगी और लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा नहीं होगा। 10 इंडिकेटर्स अगर हम देखें तो 10 इंडिकेटर्स जो हैं वो है, पहले उसमें हेल्थ में आ जाएगा न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। और अगर बात करें एजुकेशन में, ईयर ऑफ स्कूलिंग यानी कि कितने साल बच्चा जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यू जा रहा है या नहीं, स्कूल की अटेंडेंस जो है वो प्रॉपर बच्चे की लग रही है या नहीं, या स्कूल में वो आ रहा है या नहीं। अगर हेल्थ उसकी ठीक नहीं है तो वो स्कूल में भी प्रॉपर तरीके से जा नहीं पाएगा, ठीक है। अगर लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें, स्पेशली कुकिंग फ्यूल, ठीक है, सैनिटेशन यानी कि साफ़ सफाई, ड्रिंकिंग वाटर, पानी की फैसिलिटी या इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, हाउसिंग एंड असेट्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, वो भी सही तरीके से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन जो पॉवर्टी है, ये आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बात करते हैं, अगर ये तो पहले जो मैंने डिस्कस कर दी वही लाइन है, ठीक है, तो इसको मत देखिएगा। अगर बात करें रिपोर्ट के हिसाब से, पाया गया है कि वुमेन और गर्ल्स जो हैं सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फेस कर रही हैं, तो हाई रिस्क देखने को मिलता है स्पेशली उनके पार्टनर के द्वारा, ठीक है। तो वायलेंस जो देखने को मिलता है, वुमेन या गर्ल्स को मारा पीटा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कई बार उनके हस्बैंड के द्वारा ही जो है ये हरकतें देखने को मिलती हैं। उसमें 1 बिलियन जो है, ठीक है, तो सोल्ड कुकिंग फ्यूल, अनदर बिलियन लिव जो है इन एडुकेट है। और सैनिटेशन की जो फैसिलिटी यानी कि साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से होना, अगर साफ़ सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं होगी आसपास तो बीमारी फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो लिविंग स्टैंडर्ड जो है हाउस का वो सही तरीके से होना चाहिए। कोविड-19 पैंडमिक जो है उसके चलते बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, बहुत सारे इम्पैक्ट पड़े, ठीक है, सोशल लाइफ पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है 2010 में जो लॉन्च किया गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया एंड OPHI के द्वारा, ठीक है। अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें, ये किस पे बेस्ड है, किस आइडिया जो है, ठीक है, पॉवर्टी इज नॉट दी यूनि डायमेंशनल, नॉट जस्ट डिपेंड ऑन इनकम एंड वन इंडिविजुअल, लैक ऑफ सेवरल बेसिक नीड्स। यानी कि जो पॉवर्टी है इसमें क्या बता रखा है कि ये यूनिट डायमेंशनल नहीं है, ठीक है, ना ही ये डिपेंड करती है इनकम पे या इंडिविजुअल जो सेवरल, यानी कि जैसे एजुकेशन सही तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, हेल्थ सही होनी चाहिए, ठीक है, रेदर देन मल्टी डायमेंशनल, ओके। इंडिया की अगर बात करें तो 5 आउट ऑफ 6 जो मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं, ठीक है, फ्रॉम लोअर ट्राइब्स एंड कास्ट, ठीक है। 9.4% जो है शेड्यूल्ड ट्राइब ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में है। 33.3% शेड्यूल्ड कास्ट ग्रुप है, ठीक है, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंडर आते हैं। 27.2% जो है अदर बैकवर्ड क्लास जो है ग्रुप, वो किस में आते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में। इंडिया की अगर बात करें 12% जो पॉपुलेशन है वो फीमेल हेडेड हाउस होल्ड है, यानी कि फीमेल जो है घर वगैरह वो संभालती हैं, इतने 12% जो है ये पॉपुलेशन ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात की जा रही है गति शक्ति स्कीम की। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त की जो इनके द्वारा स्पीच दी गई उसमें भी इसका जिक्र किया गया, इनके द्वारा गति शक्ति का, ठीक है। तो इसको बूस्टअप करने की बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, ठीक है। इस स्कीम के बारे में, इसका एम क्या है कि प्लानिंग सही तरीके से करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हमने सही तरीके से करना है, इम्प्लीमेंटेशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की उसको कैसे लेके चलना है नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए, फोकस किया जाएगा, स्पेशली काम किया जाएगा ग्राउंड लेवल पे, कोस्ट को कैसे सेव करना है, क्रिएट कैसे करनी है जॉब्स, ठीक है। गति शक्ति स्कीम जो है इसको सब्ज्यूम किया गया है ₹110 लाख करोड़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है, जो लॉन्च की गई थी ये 2019 में। एम क्या है इसका, 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को क्या करना है, सेटअप करना है, और 2 न्यू डिफेंस कॉरिडोर, जैसे वन तो अगर डिफेंस कॉरिडोर की अगर बात करें उसमें से एक तमिलनाडु में और अदर उत्तर प्रदेश में। 4G कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करना है स्पेशली विलेज में, ठीक है, विलेज में 4G कनेक्टिविटी लानी है, और 17,000 किलोमीटर जो है गैस पाइपलाइन नेटवर्क को क्या करना है, प्लांट करना है, ठीक है। तो इसके बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया रिजेक्ट चाइनाज ऑपोजिशन टू वेंकैया नायडू अरुणाचल प्रदेश ट्रिप, ठीक है, यानी कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है M वेंकैया नायडू,
हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, तो अरुणाचल प्रदेश की ट्रिप जो है अरुणाचल प्रदेश जाना चाहते थे, पर चाइना के द्वारा अपोज किया गया है कि उनको नहीं जाने दिया जाएगा। बट क्यों, ये तो हमारा एरिया है, ठीक है, तो हम जहाँ चाहें जा सकते हैं। चाइना कौन होता है भाई, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट अगर बात करें हमारे इंडिया में सैनिक स्कूल की जो संख्या है अभी, वो है 33, ठीक है। तो 33 टोटल सैनिक स्कूल्स हैं हमारे इंडिया में। तो इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा अभी 2022-30 तक, क्लियर। तो 100 न्यू सैनिक स्कूल्स जो हैं वो न्यू सेटअप किए जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहता है तो अभी से शुरुआत कर ले, ठीक है। तो अभी अभी जो है 6 और 9th के जो एंट्रेंस देखने को मिलते हैं, तो प्रिपरेशन जो है वो साथ साथ करें ताकि कोई भी दिक्कत ना आए फ्यूचर में। नेक्स्ट अगर बात करें फ्लावर स्कॉर्पियन फ़िश की, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ में भी रहती है। फ्लावर स्कॉर्पियन फ़िश रिसेंटली ही फ़िश स्पीसीज़ जो है इसकी, ठीक है, जिसका नाम है फ्लावर स्कॉर्पियन फ़िश, जिसको होप्लोसिबेस्टिस एरमेटस बोला जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है, बट इसको इंडियन ओशियन में भी डिस्कवर किया गया है। पैसिफिक ओशियन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, बट इसको हाल ही में ही कहाँ पे डिस्कवर किया गया है, इंडियन ओशियन में। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ओशियन का जो वाटर है वो राइज हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये क्या होगी, माइग्रेट होगी है पैसिफिक ओशियन से इंडियन ओशियन में। तो ये रीज़न रहा है, ठीक है। तो ये बड़ी ही डेंजरस आप स्पीसीज़ बोल सकते हैं, पॉइजनस स्पीसीज़ है ये। तो ये जो मैंने आपको बता दिया है, टेम्परेचर राइज होने की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन की वजह से, ठीक है। तो ये बिलोंग करती है रे फाइन फिश, इसको बोला जाता है स्कॉर्पियन फॉर्म, ठीक है। तो ये डिस्कवर की जाती है ओनली पैसिफिक ओशियन में, ऑफ कोस्ट ऑफ जापान, ठीक है। सेंचुरी अगो 1929 में इसको डिस्कवर किया गया था। ये जो फिश है जिसका नाम है स्कॉर्पियन फिश फैमिली, ठीक है, तो मोस्ट पॉइजनस एनिमल है ये ओशियन में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुई होंगी चीज़ें। नेक्स्ट है अलवर पानीपत जो है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ मुजफ्फरनगर, ठीक है, इसको कट करने की बात की जा रही है एनसीआर रीजन में। तो ये अभी हाल ही में देखने को मिला, क्लियर। तो ये आप देख सकते हैं एनसीआर वाला रीजन जो है, ठीक है, मुजफ्फरनगर हो गया, ठीक है, जो सोनीपत है, क्लियर। तो इसको क्या करने की बात की जा रही है, अलवर भी है, अलवर जो है राजस्थान वाला एरिया, तो इसको क्या करने की बात की जा रही है, कट करने की बात की जा रही है, ठीक है। पानीपत जो है, ठीक है, सोनीपत नहीं है, पानीपत है, क्लियर। तो ये आप देख सकते हैं एनसीआर वाला रीजन जो है, ठीक है, दिल्ली के आसपास जो रीजन देखने को मिलता है डैट इज़ एनसीआर, यानी कि नेशनल कैपिटल जो रीजन है, क्लियर। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी दुशहरा अगेन। थैंक यू। जय हिंद।